तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। मीडिया सुर्खियों में बहुत सारे लोगों के आपके कल मेल आए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो कुछ हो रहा है क्या आप उस पर चुप रहेंगे या कुछ कहेंगे। और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आखिर ये मामला या कहानी है क्या। आप समझ गए होंगे मैं बात करना हूँ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की। कल जिस तरीके से सब कुछ हुआ उसको लेके बहुत सारी बातें हो रही, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में। बाकी एक अर्नब गोस्वामी के अपने चैनल को छोड़ दें, रिपब्लिक, तो बहुत ज़्यादा किसी ने दिखाया नहीं। इसको भी लेके बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों है, आपस में ही टकराव क्यों है, लड़ाई क्यों है, और भी बहुत सारी बातें थी। मुझे लगा कि आज इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए। और आज पूरी कहानी, एक तो ये कहानी कि ये गिरफ्तारी हुई, जो वो मामला है क्या, और वो मामला कितना सच है या कितना झूठ है, मुंबई पुलिस का एक्शन उस पर कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है, ये सारी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखूँगा। लेकिन रखने से पहले जो लोगों की बहुत सारे अपने क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने भेजे हैं कुछ सवाल जो मीडिया से लेकर जुड़े हुए हैं, कुछ सवाल आज की मीडिया को लेकर हैं, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने मेरी अपनी राय कही कि आप क्या सोचते हैं। मुझे मालूम है मैं पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहा हूँ, क्योंकि हर शख्स की अपनी सोच होती है, अपनी राय होती है, मेरी भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक प्रोफेशन की बात आती है, मेरे पेशे की बात आती है, और क्राइम रिपोर्टिंग के अलावा मैंने ना कभी कुछ किया है ना कुछ सोचता हूँ। जैसे पॉलिटिकल बीट है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जर्नलिज्म में। मेरा पैशन, मेरा जुनून, मेरा प्यार, मेरा इश्क क्राइम रिपोर्टिंग से ही रहा है, तो बस मैं इसी के बारे में बात करता हूँ। लेकिन चूँकि क्राइम रिपोर्टिंग भी मीडिया का एक हिस्सा है, तो मैं बच नहीं सकता। तो एक तो सवाल सबसे बड़ा ये कि जो आजकल हो रहा है उसके बारे में लोगों ने मेरी राय, हालांकि मुझे लगता है कि मैं बहुत एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ, और क्राइम रिपोर्टर की वैसे भी इतनी अहमियत नहीं होती। जो बड़े बड़े दिग्गज सारे जर्नलिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल ब्यूरोस कवर करते हैं, सरकार को कवर करते हैं, जिस जगह जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे पीछे पार्लियामेंट है, राइट साइड में नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पीएमओ, तो सारे ताकतवर हस्तियों की जगह है ये। लेकिन बस मौका मिला तो आज मुझे लगा कि यहीं से कहानी भी इसलिए ताकि इसके ज़रिए मैं अपनी सोच, अपनी राय भी रख सकूँ। आप किसी की जर्नलिज़म के, किसी की रिपोर्टिंग के, किसी की एंकरिंग के सपोर्टर हो सकते हैं और उसके अगेंस्ट हो सकते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। ये बात सिर्फ किसी एक पेशे को लेकर नहीं है, ये हर चीज़ में है। हर इंसान की अपनी एक पसंद होती है, एक नापसंद होती है, यहाँ तक कि वो घर में भी होती है। किसी को एक खाना अच्छा लगता है, किसी को दूसरा खाना अच्छा लगता है, किसी को एक कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी को दूसरा अच्छा लगता है। कोई कहीं छुट्टी मनाना चाहता है, कोई कहीं और, उसको डेस्टिनेशन पसंद है। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर होता है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होता है। और ये एक नेचुरल चीज़ है। हर इंसान को अपनी मर्ज़ी से जीने का हक़ है, सोचने का हक़ है, फ़ैसला लेने का हक़ है। तो वही चीज़ मीडिया में भी। बेशक बहुत सारे लोग अर्नब गोस्वामी की जो जर्नलिज़म है उसको लेके आप विरोध करेंगे, बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, ये हो सकता है, इसमें भी कोई अनोखी चीज़ नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट, ख़ासतौर पे टीवी की मैं बात करूं, मैं भी प्रिंट को थोड़ा सा अलग रखता हूं, क्योंकि प्रिंट में कुछ गिरावट तो आई है, लेकिन जिस तरह से टीवी में दिखाया जाता है, चूँकि विजुअल मीडियम है, तो बहुत सारे तमाशे, बहुत सारे ड्रामे वो अलग अलग जगहों पे ले जाते हैं, और आपको टीवी पे खुद न्यूज़ देखते हुए भी लगता है कि अब रिपोर्टिंग या एंकरिंग या डिबेट शोज़ जो होते हैं और जो पहले के होते थे, उन दोनों में फ़र्क क्या है। शोर न्यूज़ चैनल की एक पहचान बन चुकी है, अफसोस की बात है। ख़बरें बहुत कम हाशिए पे चली गई हैं, और जो एक बेसिक चीज़ है, सरकार से सवाल पूछना, वो भी कहीं अब मौन सा हो चुका है। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में लेकिन मीडिया चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और अचानक बात सुशांत की मौत के बाद से शुरू होता है, जब मीडिया की तरफ ज़्यादा लोगों की नज़रें जाती हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी राय रखते हैं, और इसी दौरान में अचानक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद एक तबका कहता है कि ये गलत है, एक तबका कहता है कि सही है। लेकिन मैं उस सोच सही और गलत पे नहीं जाऊंगा। बेसिक क्राइम रिपोर्टिंग की खूबसूरती ये है कि आप सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। अगर मैं फैक्ट से हट के बात करूंगा तो फिर
वो बाकी चीज़ों जैसी हो जाएगी, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग में पॉलिटिक्स, राजनीति और इन सब की कोई गुंजाइश नहीं है। जो सच है वो सच है, जो फैक्ट्स है जो फैक्ट्स है। अगर कोई विक्टिम है तो विक्टिम है, कोई किलर है तो है, रेपिस्ट है तो है। तो यहाँ पे आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और करेंगे तो फिर आपकी अपनी इमेज ख़राब होगी, आपको लोग सुनेंगे नहीं। मैं 4 दिन झूठी खबरें सुनाऊंगा, 5वें दिन मेरे ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा। तो अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी क्यों? तो पहली चीज़, बहुत सारे मामले चल रहे हैं अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़। मैं कहानी सुनाऊं उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूं। इसी जगह जहाँ पे आज मैं बैठा हूँ, ये विजय चौक, जब 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो लगातार करीब 20, 25 या 30 दिन या 1 महीने हम सभी रिपोर्टर का अड्डा यही हुआ करता था। ख़ासतौर पे सारे क्राइम रिपोर्टर, उस वक्त क्राइम रिपोर्टर के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल जो कवर करते हैं, पार्लियामेंट कवर करते हैं, मिनिस्ट्री कवर करते हैं, पार्टीज़ कवर करते हैं पॉलिटिकल, वो आते हैं यहाँ पे। क्राइम रिपोर्टर के लिए ऐसी जगहों पे कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइम तो होता नहीं है। लेकिन देश का सबसे बड़ा क्राइम हुआ था पार्लियामेंट अटैक, तो हम सब यहीं होते थे, क्योंकि सारी पुलिस, स्पेशल सेल, जांच एजेंसी, ये वो सारी यहीं होती थी। और स्पेशल सेल का दफ्तर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, जहाँ पे अफजल गुरु और बाकी लोगों को पकड़ के रखा गया था, पूछताछ हो रही थी। तो इसी जगह पे अर्नब गोस्वामी से तब मुलाकात होती थी, और अर्नब गोस्वामी उस वक्त रिपोर्टिंग कम किया करते थे, बल्कि बहुत कम किया है, एंकरिंग ज़्यादा। NDTV में हुआ करते थे। तब शालीनता का दौर था, ऊंची आवाज़ में कोई रिपोर्टर भी नहीं बोलता था, ना एंकर बोलता था। तो यही मुलाकात हुई थी, बातचीत होती थी, सीनियर थे, बाकी सारे भी जर्नलिस्ट मिलते थे। उसी के बाद एक दिन मैं मंडावली पुलिस स्टेशन गया रिपोर्टिंग के सिलसिले में। मंडावली पुलिस स्टेशन जब पहुंचा और SHO से मुझे मिलना था, कुछ रिपोर्ट लेनी थी, तो जब मैं SHO के रूम की तरफ बढ़ रहा था तो देखा SHO के कमरे के बाहर अर्नब गोस्वामी बैठे हैं। तो मैं देख के उनको थोड़ा शौक हुआ कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने बताया कि शम्स, ऐसा है कि मेरी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और पुलिस वेरिफिकेशन में काफ़ी वक्त लग रहा है, कई बार आ चुका हूँ लेकिन कोई कर ही नहीं रहा। यार तुम लोग तो क्राइम रिपोर्टर हो, तुम्हारी बात जल्दी सुन लेते हैं। तो मेरा वो वहीं तब पटपड़गंज में शायद रहा करते थे, दिल्ली में एक जगह है। तो मैं अंदर SHO के पास गया, मैंने कहा कि आप इन्हें जानते हैं? अच्छा, दिल्ली पुलिस, इसमें वो इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आमतौर पे जो पुलिस के लोग हैं, पहले आपका तो थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, वो हिंदी न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखते हैं अपने यहाँ, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, MP हो। तो NDTV इंग्लिश न्यूज़ चैनल था और अर्नब गोस्वामी इंग्लिश में एंकरिंग किया करते थे। तो SHO ने कहा नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो मैंने कहा ये NDTV में एंकर हैं। तो उसने कहा अच्छा, मैं इंग्लिश न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनके पासपोर्ट का वो है। तो बोला अच्छा ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। फिर बुलाया, बातचीत की, और उसके बाद उसने कहा कि मैं करवाता हूँ। और शायद उसके बाद फिर मैंने चूँकि फॉलोअप नहीं किया, लेकिन मेरे सामने वादा किया था कि करा दूँगा, और पुलिस को भेज कर वेरिफिकेशन का। तो वो मेरी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि अर्नब फील्ड में नहीं उतरते थे और हम लोग फील्ड में ही रहते थे, और कभी कोई ऐसा मौका माहौल मिला भी नहीं। फिर बहुत बाद एक बार मुंबई में मुलाकात हुई, जब वो रिपब्लिक में थे। तो अब ये सारी चीज़ें जब कल गिरफ्तारी हुई, वो गिरफ्तारी क्यों, कितना सही कितना गलत, अब मैं आपके सामने रखता हूँ। इस गिरफ्तारी का जो मैंने बताया कि बहुत सारे केसेस हैं। अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार में ठनी हुई है, हम सभी सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन इस गिरफ्तारी का महाराष्ट्र सरकार, TRP स्कैम या बाकी और जो चीज़ें हैं, अब मानना का एक मामला चल रहा है महाराष्ट्र विधानसभा में, उससे कोई लेना देना नहीं। कायदे से इसका जर्नलिज्म से भी लेना देना नहीं। ये केस है जो 2018 मई का केस है, और ये केस है 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, जिसमें 3 लोग FIR में नामजद थे। एक अर्नब गोस्वामी और 2 और लोग हैं जिनका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। एक 53 साल का शख्स और उसकी 82 साल की माँ, ये दोनों खुदकुशी कर लेते हैं, और उसी सिलसिले में अर्नब गोस्वामी की कल मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी की। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि 2018 मई का मामला है और गिरफ्तारी 2-2.5 साल के बाद कल, क्योंकि अब लगातार जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो उससे जोड़ कर देखा जा रहा है कि ये बदले की भावना है। टाइमिंग के हिसाब से ऐसा क्यों?
और 2.5 साल पहले क्यों नहीं गिरफ्तारी? ये बात अपने आप में जेन्युइन है, ये सवाल उठना चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मुंबई पुलिस कहती है कि हमने दोबारा जांच शुरू की और हमें जांच में सबूत मिले इसलिए हमने गिरफ्तारी की। इसी मुंबई पुलिस ने 2 साल पहले अपनी जांच की और कहा कि हमें कोई सबूत नहीं मिले इसलिए हम केस को क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहने वाले कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस तो एक है, बेशक सरकारें दो थी। 2018 में जब ये इंसिडेंट हुआ तब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, बीजेपी की सरकार थी, साथ में शिवसेना सहयोगी थी। लेकिन अब 2020 में बीजेपी आउट है, शिवसेना की सरकार है लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से है। तो ये है कि बीजेपी ने उस वक्त इस केस को नहीं खोला, शिवसेना ने खोला क्योंकि बदले की कार्रवाई है। 1% को मैं इस चीज़ को मान भी लेता हूँ कि दो सरकारें अलग अलग थी, लेकिन जो मेरे लिए गंभीर सवाल है वो ये है, एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर, कि सरकारें आती और जाती हैं पर पुलिस तो वही है। और अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जैसे कि पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, एनसीबी हो, ये लोग अगर इस तरीके से सरकार के इशारे पे कठपुतली बनकर काम करेंगे, जो कि एक कड़वा सच है, करते हैं, तो फिर एक खतरा पैदा होता है। वो ये कि हर सरकार अपने हिसाब से पुलिस को नचाएगी, पुलिस से काम कराएगी। मुंबई पुलिस की इमेज एक प्रोफेशनल पुलिस की इमेज रही है। लेकिन अगर इसी केस को उठाऊं तो 2 साल पहले यही मुंबई पुलिस इस केस को क्लोज करती है, 2.5 साल बाद यही मुंबई पुलिस उस केस को ओपन करती है और कहती है कि हमारे पास सबूत और हम गिरफ्तार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो 2.5 साल पहले वाली पुलिस ने कुछ गलत काम किया, या फिर अभी जो पुलिस ने काम किया है वो गलत है। लेकिन इसको कहीं से भी अभी ये नहीं कह सकते कि दोनों पुलिस सही थी। एक तो गुनहगार है जिसने छोड़ा या जिसने पकड़ा, और एक बेकसूर है जिसने छोड़ा या जिसने पकड़ा। अब वो कौन सी पुलिस है, 2.5 साल पहले वाली या 2.5 साल बाद वाली? इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये गिरफ्तारी और ये केस क्या है? अन्वय नायक 53 साल के एक आर्किटेक्ट, मुंबई में रहते थे, अलीबाग में, और इनकी अपनी एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते थे और उसमें इनकी माँ भी थी। इन दोनों ने, अन्वय नायक 53 ईयर ओल्ड और उनकी मदर जो है वो 82 साल की करीब, 3 प्रोजेक्ट लिए थे 2018 से पहले। और इन 3 प्रोजेक्ट में जो लिया गया था उसमें एक प्रोजेक्ट था अर्नब गोस्वामी का। उस वक्त बॉम्बे डाइंग कंपाउंड के अंदर एक स्टूडियो बन रहा था रिपब्लिक का, तो उस स्टूडियो को बनाना था। और उस स्टूडियो को बनाने में जो टोटल पैसे लगे इनके, और जो कुछ एडवांस भी दिए गए थे, लेकिन आखिर में 83 लाख रुपीस अर्नब गोस्वामी के ऊपर नायक साहब का ड्यू था। जब वो सारा काम उन्होंने करके स्टूडियो हैंड ओवर कर दिया तब 83 लाख उन्हें उनसे वसूलने थे। उसी वक्त एक दूसरा प्रोजेक्ट भी इन्होंने साथ में लिया हुआ था, और वो जो दूसरा प्रोजेक्ट था वो फिरोज शेख नाम के एक शख्स का था। फिरोज शेख का इन्होंने एक वो बनाया था, फिरोज शेख ICASTX स्किम मीडिया, इन्होंने 3rd and 4th फ्लोर एक प्रोजेक्ट था अंधेरी में जो बनवाया था फिरोज शेख, और इसके 4 करोड़ रुपए थे जो नायक साहब के ऊपर ड्यू था। नायक साहब और उनके लोगों ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया, 4 करोड़ का था। तीसरा शख्स नीतीश शारदा, ये एक स्मार्ट वर्क्स का मालिक, और इसने एक प्रोजेक्ट दिया था नायक साहब को जिस पे 55 लाख रुपए का था। तो कुल मिलाकर 83 लाख अर्नब गोस्वामी, 4 करोड़ फिरोज शेख और 55 लाख नीतीश शारदा, 55 लाख, करीब 4 करोड़ और 40 लाख के आसपास का ये टोटल मामला है। 4 करोड़ से ज़्यादा का ये मामला 3 अलग अलग लोगों पर, इन लोगों ने पैसे मांगे। उन्होंने कहा हमें अपने मज़दूर, अपने बाकी स्टाफ को देने हैं, और इनका एलिगेशन ये है कि इन तीनों ने ये पैसे नहीं दिए। जब पैसे नहीं दिए और उधर उसके बाद इनका बाकी का प्रोजेक्ट रुक गया, अन्वय नायक का और उनकी जो माँ उनके साथ थी, और पैसे की तंगी आ गई। पैसे की जब तंगी आ गई
तब इन्होंने 5 मई 2018 इनका जो FIR है और जो पूरी सुसाइड नोट है उसमें ये लिखा कि हर तरफ से हार कर और अब लगा कि पैसे मिल नहीं रहे, करीब 4 करोड़ से ज़्यादा की रकम, 4 बल्कि 5 करोड़ कुछ लाख रुपए फंसा हुआ है। तकाज़ा करने वाले तकाज़ा कर रहे हैं, जिस स्टाफ से काम कराया वो भी नहीं, मतलब उन्होंने कहा है कि 300-400 या 500 अलग अलग लोग थे जो उन्होंने सारे प्रोजेक्ट में काम किया, तो उनके पैसे कहाँ से दूँ क्योंकि पीछे से पैसे नहीं आ रहे हैं। तो आखिरकार 5 मई 2018 को अन्वय नायक एक सुसाइड नोट लिखते हैं। ये सुसाइड नोट बाद में मिलती है, उससे पहले 5 मई 2018 को अन्वय नायक की लाश अलीबाग के उनके फार्म हाउस में मिलती है पंखे से झूलते हुए, और एक दूसरी लाश मिलती है उनकी मां की, उनके गले में भी फंदा था। खबर मिलने के बाद पुलिस पहुंचती है, दोनों लाशों को उठाती है, पोस्टमार्टम कराती है, और घर की तलाशी के दौरान उन्हें अन्वय नायक के हैंडराइटिंग में एक सुसाइड नोट मिलता है जो 5 मई 2018 का लिखा हुआ था। इंग्लिश में लिखा हुआ ये सुसाइड नोट, और यह पूरा का पूरा सुसाइड नोट उस FIR की कॉपी के साथ है जो बाद में दिया गया था। वो सुसाइड नोट जो कहता है, एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है, वो मैं आपको हूबहू बताता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। वी आर कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू फॉलोइंग आर कॉन्क्रोड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, वी बोथ डायरेक्टर्स, 1 मिस्टर अन्वय M नायक एंड 2 कुमुद M नायक। कुमुद उनकी मां है जिनकी उम्र 82 साल है। वी बोथ डायरेक्टर मिस्टर अन्वय M नायक, कुमुद M नायक, मनी इज स्टक एंड फॉलोइंग ओनर्स ऑफ रिस्पेक्टेड कंपनीज आर नॉट पेइंग अवर लेजिटमेट ड्यूज। नंबर 1, Mr. Arnav Goswami, ARG owner of Republic TV, not paid 83 lakhs for Bombay Dyeing Studio project. Number 2, Feroz Sheikh, ICASTX, Skim Media, not paid 400 lakhs यानी 4 करोड़ in Lakshmi 3rd and 4th floor Idea Square project in Andheri. Number 3, Nitish Sharda, owner of Smart Works, Magarpatta and Banner project, 55 lakhs pending. Kindly collect money from them and held them responsible for our death and pay to creditors. ये आखिरी के 2 लाइन बड़े इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों से पैसे वसूलें, इनको हमारी मौत के लिए जिम्मेदार माने। लेकिन तीसरी लाइन जो आखिरी लाइन है वो ये है नहीं है कि ये जो पैसे मिले 5 करोड़ 40 लाख के आसपास जो इनके ऊपर बकाया है, ये लेकर हमारे परिवार को दें, हमारी पत्नी या हमारी बेटी को दें, बल्कि ये पैसे इन तीनों से कलेक्ट करने के बाद उन लोगों को दें जिन्हें मुझे बकाया वापस करना है, जो इनके स्टाफ थे, जो मज़दूर थे, जो बाकी लोग थे। तो ये सारे पैसे इनसे कलेक्ट करने के बाद जो भी क्रेडिटर्स हैं जिनको मुझे पैसे लौटाने हैं, आप उन सबको ये पैसे लौटा दें। 5 मई 2018 का ये सुसाइड नोट पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश सौंपी, उसके बाद जांच की। करीब साल भर बीत गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, मुंबई पुलिस ने। अलीबाग पुलिस ने में ये केस दर्ज था। इसके बाद एक जॉइंट कमिश्नर के पास इन तीनों के स्टेटमेंट दर्ज होते हैं, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं होती है। जबकि जो केस दर्ज हुआ वो 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मामला था, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है और जिसमें मैक्सिमम सज़ा अगर साबित हो गया जुर्म तो 10 साल है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पे आपको याद होगा कि जो पूरा सुशांत केस चल रहा है उसमें रिया चक्रवर्ती के इसी सेक्शन के तहत उनके परिवार वालों ने इल्ज़ाम लगाया। हालांकि यहाँ पे दोनों कहानी में एक अलग चीज़ ये है कि सुशांत के घर से सुशांत का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। इसी वजह से शायद ये केस इतना ये हुआ कि कुछ लोगों ने सुसाइड का नाम दिया, कुछ लोगों ने मर्डर का, लेकिन वहाँ नाम नहीं है। परिवार वालों ने बाद में नाम लगाया, जिसको लेके सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे बाकायदा सुसाइड नोट में नाम है 3 लोगों का। मुंबई पुलिस ने उसके बाद कुछ नहीं किया कि स्टेटमेंट लेती है, और फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है और मुंबई पुलिस इस केस को कि हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है, हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा है, और इस वजह से इस केस को हम बंद कर रहे हैं। और ये कहते हुए मुंबई पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। बात आई गई हो गई। उधर परिवार वाला लगातार मीडिया और इधर उधर बोलता रहा कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारे घर के 2 लोगों की जान चली गई है, पैसे डूबे हुए हैं, पैसे निकाल कर बकायेदारों को दिया जाए। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू ये भी है
कि किसी मीडिया ने इस खबर को उस तरीके से किया भी नहीं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें लेते हैं तो ख़ुद को आप बचा नहीं सकते। शायद ये लगा कि क्या कितनी स्टोरी चलाए, क्या चलेगी, बहुत सारी खबरों में होता है, तो कभी किसी ने इस स्टोरी को उस तरीके से उठाया भी नहीं और किया भी नहीं। शायद इसकी एक वजह बहुत ईमानदारी से बताऊं तो ये है कि यार मीडिया का मामला है, मीडिया के आदमी है, मीडिया का लोग है, क्या करना, ये सोच होती है। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, ऐसा होता है और ये सच्चाई है कड़वी। तो शायद ये सोच भी एक वजह थी कि मीडिया ने भी इस नायक फैमिली की मदद की। जब उस वक्त वो अपील कर रहे थे, मदद मांग रहे थे, तो कुछ वेबसाइट और कुछ सोशल मीडिया पे तो आया, पर टीवी और अखबारों में उस तरीके से ये खबर नहीं आई। जैसे बाकी खबरों में एक मुहिम भी चला दी जाती है, एक पूरा डेली का डेली बुलेटिन होता है, सब कुछ होता है, बट यहाँ पे नायक की जो विधवा थी या उनकी बेटी थी, उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। बात आई गई होगी, मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, कोर्ट में चला गया मामला, केस खत्म हो गया। अब सवाल यह है कि अचानक कल कैसे जिंदा हो गया। तो अब यहाँ पे हुआ ये कि इसी साल मई में नायक की पत्नी और बेटी बॉम्बे हाई कोर्ट जाती हैं। मई में, याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि सुशांत का केस 14 जून के बाद शुरू होता है, लेकिन सुशांत के केस में कंट्रोवर्सी भी जून में बिल्कुल नहीं हुआ था। 14 जून के बाद कुछ दिनों तक बस सुशांत की मौत की खबर चलती है। उसके बाद फिर एक बाद में नई थोड़ी, पहले नेपोटिज्म याद होगा आपको, फिर रिया चक्रवर्ती, फिर ड्रग्स, तो वो जून एंड के बाद से शुरू हुई। जुलाई में जब एफआईआर दर्ज हुआ पटना में, तब इस केस ने फिर ज़्यादा पीक पकड़ा। लेकिन जून में भी सुशांत केस को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे नायक फैमिली की तरफ से मई 2020 में हाई कोर्ट में एक मूव किया गया कि मुंबई पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया और हमें ये जानकारी अब मिली है, इस केस को रीओपन किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ने इस केस को देखा। उसके बाद जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पुलिस को कहा कि ये लोग कोर्ट में गए हैं, आप इस केस की इन्वेस्टिगेट कीजिए, जांच कीजिए। और उसके बाद अचानक फिर ये मामला सीआईडी की टीम को सौंपा जाता है, रायगढ़ पुलिस के, और रायगढ़ पुलिस की टीम इसको आनन फानन में मामले को दर्ज करती है। और उसके बाद 4 नवंबर सुबह सुबह पुलिस की टीम अर्नब गोस्वामी के घर जाती है और उनको बाकायदा बताती है कि ये 2018 का केस है, ये एफआईआर है और इसके लिए हम आपको अरेस्ट करते हैं। साथ में जो फिरोज शेख और नीतीश शारदा, इन दोनों को भी गिरफ्तार करती है। तो जो सुसाइड में 3 नाम लिखे थे, उन तीनों को मुंबई पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। तो कहानी तो आपके सामने है, पूरी की है क्या। अब सवाल ये है कि ये बदले की कार्रवाई थी या एक 306 जैसा सीरियस आईपीसी का क्राइम है, सेक्शन है, वो थी, या कुछ और है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको शुरू में कहा 2 चीज़ें थी। 2018 में एक सुसाइड नोट में क्लियर नाम मेंशन है 3 लोगों का। मुंबई पुलिस ने उस वक्त इस केस को सीरियसली क्यों नहीं लिया, जांच क्यों नहीं की? इसलिए कि बड़े लोगों के नाम थे, पहली चीज़, या इसलिए कि कोई दबाव था, या इसलिए कि ये पूरा केस झूठा था। सुसाइड नोट की अपने आप में एक अहमियत होती है कि अगर उसमें नाम होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, पूछताछ करती है। लेकिन अलीबाग में मामला दर्ज था, अलीबाग पुलिस स्टेशन में इन 3 में से एक को भी कभी भी नहीं बुलाया गया पूछताछ के लिए, बल्कि खानापूर्ति के नाम पर एक बार बयान देने के लिए जॉइंट कमिश्नर के ऑफिस में बुलाया गया और वहाँ बयान कलमबंद हुआ और उसके बाद ये केस हमेशा के लिए क्लोज हो गया। चलिए, उस वक्त जो भी हो, प्रेशर हो, दबाव हो, मुझे नहीं मालूम, केस लेकिन क्लोज हुआ। लेकिन जैसे भी हुआ वो गलत तरीके से इसलिए हुआ कि एक सुसाइड नोट की अहमियत होती है और उस हिसाब से पुलिस को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, जो शायद उसने नहीं किया। बात आई गई होगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है, मई में फैमिली जाती है हाई कोर्ट और कहती है कि इस केस को रीओपन किया जाए। कानून वैसे ये कहता है कि अगर कोई एक केस क्लोज हो गया है और पुलिस या जांच एजेंसी को कभी भी किसी भी पल कोई ऐसा प्रूफ या सबूत मिलता है जिससे लगता है कि इस केस पर रोशनी डाली जा सकती है, इस केस में एक नया मोड़ आ सकता है, तो पुलिस को राइट है कि उस केस को रीओपन करे
लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है कि वो अदालत के ज़रिए इस केस को रीओपन करे। ये नहीं कि आप कुर्सी पे बैठे हुए और आज खाली और आपको अचानक आए कि अरे यार वो 1 साल पहले वाला वो केस क्या था, चलो आज काम कुछ है नहीं, बोर हो रहा हूँ, खोल देता हूँ। ऐसे नहीं होता है, आपको बाकायदा एक पूरा उसका लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो मई में हाई कोर्ट गई है फैमिली नायक की, क्या हाई कोर्ट ने कोई ऐसा डायरेक्शन दिया मुंबई पुलिस को कि आप इस केस को रीओपन करें? मैंने कोशिश की थी ये पता करने की, कुछ लोगों ने फ़ोन नहीं उठाए, तो इसलिए मैं इस बारे में पुख्ता जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है कि हाई कोर्ट में जाने के बाद क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा कोई डायरेक्शन मुंबई पुलिस को दिया था। अगर दिया था तो फिर ये पूरी कार्रवाई को आप कहीं से गलत नहीं कह सकते। लेकिन अगर अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया और मुंबई पुलिस ने अपने आप अपनी मर्ज़ी से वो केस को रीओपन किया और सीधे पहुंच गई अर्नब गोस्वामी के घर और उठा कर ले गई, तो फिर यहाँ पे कानून का उल्लंघन हुआ है। ये चीज़ मैं कोशिश करूँगा पता करके आपके सामने रखने की कि हाई कोर्ट ने कोई इस पर ऑर्डर पास किया था कि नहीं किया था रीओपन करने के लिए। तो ये है पूरी कहानी। हालांकि इसमें एक और भी चीज़ है कि जिस तरीके से कोर्ट में मुंबई पुलिस ले गई और फिर कोर्ट में पेश किया, तो पुलिस कस्टडी नहीं मिली, जुडिशल कस्टडी में भेजा गया, क्योंकि पहली बार इस मामले में आपने किसी को बुलाया और गिरफ्तार किया और आप पूछताछ नहीं कर पाए। तो दो चीज़ें हैं, क्या मुंबई पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है पुख्ता जो मिला, और या फिर अदालत को लगता है कि ये केस कमज़ोर है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, इस पूरे कहानी का एक दूसरा पहलू है जो ह्यूमन पहलू है, वो ये है नायक की विधवा और उनकी बेटी जो पिछले 2.5 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। इंसाफ की लड़ाई लड़ने का उनको भी हक है। अगर उनके साथ गलत हुआ, उनके घर में 2 मौत हुई और ये मौत झूठी नहीं है, दोनों खुदकुशी है, ये पुलिस की रिकॉर्ड में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक सुसाइड नोट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मेरी मौत के लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं। तो ऐसे हीनियस, ऐसे संगीन जुर्म पे अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो ये पुलिस के काम करने के तरीक़ों को लेके भी बड़ा सवाल उठता है। और दूसरा, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें राजनीति है, चूँकि 2018 में किसी और की सरकार थी और उस सरकार के साथ इन लोगों के अच्छे रिश्ते थे इसलिए बच गए, चूँकि 2020 में सरकार दुश्मन है, विरोधी है और इसीलिए ये बदले की कार्रवाई कर रही है। मेरी नज़र में, जैसा मैंने शुरू में कहा कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनसीबी या ऐसी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, अगर इनकी विश्वसनीयता, इनकी इमेज इस तरीके से ख़राब होगी तो ये पूरे समाज के लिए बहुत बुरा है। क्योंकि फिर तो ये होगा यार कि अगर जान पहचान है तो हम कुछ भी कर लें, रेप भी कर लें, मर्डर भी कर लें, तो हम बच जाएंगे क्योंकि अपनी सरकार है। और दूसरा डर ये हमेशा रहेगा कि मैं कुछ ना भी करूं तो भी ये सरकार हमारी दुश्मन है, ये तो हमें किसी भी केस में फंसा के अंदर डाल देगी। तो ये दोनों ही चीज़ें ख़तरनाक हैं किसी भी सभ्य समाज के लिए। अब इसमें सच्चाई क्या है? मुंबई पुलिस ने जो किया, ये एक दिन की कार्रवाई थी या इसमें वाकई कुछ है, ये जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा आप तय नहीं कर पाएंगे। कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, कोर्ट इस केस को कहाँ तक आगे ले जाने की बात करती है, ये कहती है कि नहीं मुंबई पुलिस ने जानबूझ के ऐसा किया, तो ये दोनों चीज़ें सामने आएंगी। एक पहलू ये है, इस कहानी का एक दूसरा पहलू है, हाल के वक्त में इंडिया में बहुत सारे जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया। यूपी में ही बहुत सारे ऐसे मामले हैं। विनोद दुआ जैसे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ लिखा था, उसके बाद उनके ऊपर पता नहीं हिमाचल और कहाँ कहाँ केसेस हुए। इसके अलावा वायर आपको याद होगा, उसके ऊपर पता नहीं कितने केसेस हैं। ये सब इसलिए हैं कि जहाँ जहाँ पे जैसी जो सरकार है उसके ख़िलाफ़ जब जब बोला गया तब बदले की कार्रवाई हुई। तो मीडिया या मीडिया पे अटैक या जर्नलिस्ट के साथ इस तरीके की कार्रवाई ये होती आई है, चलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सारी मीडिया भी एक साथ एकजुट होकर इसको उस तरीके से उठाती नहीं है। उसकी वजह यह है कि ख़ुद मीडिया के अंदर भी एक दरार है और शायद उस दरार का फ़ायदा बाहरी लोग उठाते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कल से कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई, आप लोग चुप क्यों, बाकी सारे चैनल क्यों नहीं दिखा रहे, जैसे सब बाकी चीज़ें आप एक साथ दिखाते हैं। अब वहाँ पे यही चीज़ें हैं, एक कि जिस तरीके से चैनल आपस में लड़ रहे हैं आपने वो खुद देखा है, जिस तरीके से हर चैनल को निशाने पे खुद अर्नब गोस्वामी ने लिया वो भी आपने सुना है। तो जब आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो ऐसे मौके पे भी जबकि साथ होना चाहिए, कोई चैनल आपका साथ नहीं देता है। और ये शायद आज के इस दौर में मीडिया के लिए सबसे अफसोसनाक बात है कि खुद
अपना घर एक नहीं है और न होने की अनेक वजह हैं। बाकी आप समझदार हैं, हर चीज़ आप लोग जानते हैं, लेकिन चूँकि आप लोगों से बहुत सारे मेल आए थे तो मुझे लगा था कि मुझे बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसकी कहानी क्या है। तो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी, मैं फिर से रिपीट करूँगा, उसकी गिरफ्तारी, जो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई, उनका इस जर्नलिज्म और बाकी चीज़ों से फ़िलहाल कल बल्कि कह रहे हैं जो गिरफ्तारी हुई उसमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, बल्कि कल ही गिरफ्तारी हुई। ये एक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला था जो 2.5 साल पुराना था, जिसमें सारी चीज़ें हुई। लेकिन बात फिर वही आती है कि कितनी जेन्युइन थी जांच, 2.5 साल पहले की जांच सही थी या 2.5 साल बाद की जांच सही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले कई लोगों के मैं कुछ नोट करके लाया था, तो आप में से बहुत सारों की फरमाइश भी लगातार आ रही है। एक शुभोजित डे हैं और इसके अलावा रोहित द्विवेदी हैं, हरीश सिंह हैं, संजय शर्मा हैं, ब्रिजेश वर्मा हैं, यश सिंह हैं, प्रशांत पटेल हैं, कार्तिक गुप्ता हैं, मोहम्मद आमिर हैं, शेरविन गवली हैं, अजमल मलिक हैं, प्रखर त्यागी हैं, विनीत शुक्ला हैं, सुशील चौधरी हैं, रवि शर्मा हैं, तुलिका रोइया हैं। अब आपकी शिकायत दूर हो गई कि मैं अब जो डेट या वो है वो सारे इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। सिद्धार्थ सिंह हैं, सिद्धार्थ सिंह ने बहुत वो लिखा है मार्मिक कि मैं आपकी कहानी खेत में सुनता हूँ और कब खेत का सारा काम हो जाता पता नहीं चलता। तो थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ भाई। सचिन भवानी हैं, इसके अलावा अभिषेक राज हैं, निखिल कुलकर्णी हैं, पवन एम हैं, वीपी फिल्म्स हैं, नेहा वर्मा हैं, नेहा वर्मा जी की भी अब शिकायत दूर हो गई होगी। सर्जन जैन हैं, अमित सोनार हैं, नीलेश विलांग, राशिद अली, सुमित्रा मुखर्जी जी हैं। इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक मेल लिखा है, लेकिन बहुत ही मार्मिक मेल लिखा है और इन्होंने कुछ स्टोरीज़ की भी बात की है। तो सुमित्रा जी मैं रिप्लाई नहीं कर पाया चूँकि बिज़ी था कहीं और, लेकिन आपका मेल मैंने पढ़ा और इस वक्त आप मिडिल ईस्ट रीजन में हैं, अफ़गानिस्तान भी या बांग्लादेश शायद आपको जाना है, और आपने जो 2 कहानियाँ बताई हैं, मैं चाहूँगा कि अगर आप मुझे वो डिटेल मेल पे करें तो मैं वादा है कि वो कहानी सुनाऊँगा, क्योंकि मुझे पढ़कर आपका मेल लगा कि वो दोनों कहानी बिल्कुल सुनाई जानी चाहिए और लोगों को पता होनी चाहिए। तो थैंक यू, आपने इतना अच्छा और प्यारा मेल लिखा। बस इसी तरह अपना प्यार बना रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा असद अली हैं, जेम्स शाह हैं, सुखदेव व्यास हैं, और सुखदेव व्यास जी के फादर का जन्मदिन था, तो हैप्पी बर्थडे सुखदेव जी। आपके पिताजी को, उनको मेरी तरफ से नमस्कार भी कहिएगा। अंकित घातक हैं, इसके अलावा मीता भट्टाचार्य जी कई बार कह चुकी हैं। एक कहानी के लिए मैं बार बार हमेशा माफ़ी मांग लेता हूँ, फिर नहीं सुना पाता हूँ, जल्दी सुनाता हूँ इस बार पक्का। इसके अलावा बबलू सिन्हा हैं, इसके सिनेमा हैं, अभय करोल हैं, जेके नंदू हैं, महेश जायसवाल हैं, हर्ष बंदाना हैं, कृष्ण सिंह जडेजा हैं, रजत सचदेवा हैं, पटेल अंकिता हैं बड़ौदा से। और कई लोगों ने ये भी कहा कि सुशांत केस में क्या हुआ है उसका अपडेट अगर आप बताएं तो मैं कोशिश करूंगा। एक बार सारे सीबीआई क्या कर रही है, एनसीबी क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है, और इन सब से लेके जानकारी कल मैं आपको सुशांत केस की पूरी अपडेट देता हूं लेकर कि हो क्या रहा है। रोहित रेको हैं, तो आप तमाम लोगों के मेल और इसमें जो कहानियां हैं वो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, बारी बारी से सुनाऊंगा। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ।
अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।